यूपी एल्टीग्रेड और जीआईसी बायोलॉजी की इस क्लास में अभी तक हम लोग जो है वो एनिमल सेल पढ़ रहे हैं। एनिमल सेल में हम लोग प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उसको पढ़ लिए हैं। उसके बाद अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल पढ़ लिए हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स। आई होप सो इसके पहले की वीडियो आप लोगों ने देखा है। अगर नहीं देखा है तो हमारे इसी चैनल पर जाइए और उसे भी ज़रूर देखिए। एनिमल सेल, इसके पहले डाइजेस्टिव सिस्टम के भी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा, आपको अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छे से संलग्न हो जाना है और एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नंबर 1 पे आता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और प्रैक्टिस, ये दो चीज़ें ऐसे हैं, अगर आप इनको नहीं करते हैं तो आपको जो है एग्ज़ाम में क्वालिफाई होने के चांसेस घट जाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको हमारे द्वारा ही इसी चैनल पर सारे सब्जेक्ट के प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। चाहे आप LT ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप GIC की तैयारी कर रहे हो, DSSB की तैयारी कर रहे हो, या फिर साथ साथ आप बिहार एस्टेट की तैयारी कर रहे हो, बिहार PGT TGT की तैयारी कर रहे हो, यूपी TGT PGT की तैयारी कर रहे हो, या फिर यूपी PCS जिसमें बायोलॉजी पूछा जाता है। सारे क्वेश्चन इस एक ही क्लास में आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है, क्योंकि इसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो शामिल किए गए, चाहे वो राजस्थान PGT हो, यूपी PSC GIC हो, या फिर बिहार PGT हो, यूपी PGT हो, सारे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक साथ संकलित करके टॉपिक वाइज आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो फंक्शन ऑफ द सेल ऑर्गेनेल्स, यानी कोशिकांगों के कार्यों से जितने क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं उनको पढ़ेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और सभी दोस्तों के साथ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ, चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका इसके संश्लेषण में शामिल है प्रोटीन, वसा जिसे लिपिड कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट या फिर न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक अम्ल जिसे हिंदी में कहा जाता है। क्लास आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिल जाएगी, तो आप लास्ट तक बने रहिएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लिपिड। SER जिसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है या लिपिड के संश्लेषण में जिम्मेदार होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दो भागों में बांटा गया, एक RER, एक SER। RER क्या होता है, तो यह राइबोसोम इस पे अटैच होता है, इसलिए इसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ये राइबोसोम से जुड़ा होता है, जिसके कारण यह प्रोटीन सिंथेसिस करता है। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इस पर खुरदरा पदार्थ राइबोसोम नहीं पाया जाता है, जिसके कारण ये लिपिड सिंथेसिस में महत्वपूर्ण रोल निभाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ATP के संश्लेषण हेतु आवश्यक है? Which of the following are essential for ATP synthesis? N and P यानी कि नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, Fe and MO, Mg and Mn, Fe and P। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, Fe and P। Fe and P है क्या, तो Fe जिसे आप आयरन कहते हैं और P से होता है फास्फोरस। ये दोनों ही ATP के संश्लेषण में आवश्यक हैं। ATP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ATP का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफास्फेट, या माइटोकॉन्ड्रिया के कोशिकीय श्वसन यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन में एरोबिक रेस्पिरेशन के द्वारा इसका निर्माण होता है। इसे एनर्जी कॉइन भी कहा जाता है, यानी कि ऊर्जा का सिक्का भी कहा जाता है। इसे एंजाइम ATP सिंथेसिस द्वारा संश्लेषित किया जाता है, जिसमें आयरन ऑक्सीजन परिवहन और ATP संश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण है। और बात करें वहीं फास्फोरस की, तो यह ऊर्जा हस्तांतरण में यानी ऊर्जा हस्तांतरण में जो है वो सहयोग करता है। इसका फुल फॉर्म क्या है, तो एडेनोसिन ट्राइफास्फेट इसका फुल फॉर्म है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पॉलीसोम मिलकर बना होता है। पॉलीसोम कंसिस्ट ऑफ राइबोसोम एंड tRNA से, लाइसोसोम से, क्रोमोसोम एंड सेंट्रोसोम से, राइबोसोम एंड mRNA से। पॉलीसोम किससे मिलकर बना होता है, तो पॉलीसोम जो होता है ये राइबोसोम और mRNA से मिलकर बना होता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रोटीन संश्लेषण को सक्रिय रूप से अंतर्ग्रहण करने वाले 10 से 100 राइबोसोम के एक बड़े समूह को पॉलीसोम कहा जाता है। इसमें 10 से लेके 100 यानी 10 to 100 जो है राइबोसोम जो है वो शामिल होते हैं, और इसी को जब ये राइबोसोम की एक श्रृंखला बन जाती है, एक चेन बन जाती है, इसी को पॉलीसोम कहा जाता है। ये किस तरह से एक दूसरे से अटैच होते हैं यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से आप देख लीजिए। ये जो है एक धागे नुमा संरचना है, जिसे ये जो है
ये धागेनुमा संरचना है और इस पे राइबोसोम कुछ इस तरह से चिपके हुए हैं। ये जो है ये राइबोसोम है और जो ये धागा है इसी को mRNA कहा गया है। क्या कहा गया है? mRNA। mRNA पे ये राइबोसोम इसी तरह से अटैच होते हैं। इनकी संख्या 10 से 100 यानी 10 to 100 होती है और इसी जब ये पूरा कंपाइलेशन तैयार हो जाता है इसी को क्या कहा जाता है? पॉलीसोम कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, न्यूक्लियस इज द साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ। केंद्रिका डैश के संश्लेषण हेतु स्थल है, यानी कि केंद्रिका में न्यूक्लियस में किसका संश्लेषण होता है? प्रोटीन का। mRNA जिसे मैसेंजर आरएनए कहते हैं, tRNA जिसे ट्रांसफर आरएनए कहते हैं, या राइबोसोमल आरएनए rRNA के नाम से जाना जाता है। किसका संश्लेषण न्यूक्लियस में होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी rRNA। rRNA यानी कि राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोम केंद्रिका डीएनए, आरएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। इसमें जो है एक झिल्लीबाद संरचना जो है नहीं होती है, यानी इसमें मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है। या आरएनए के संश्लेषण का स्थल है, इसलिए ये प्रोटीन संश्लेषण में सक्रिय रूप से शामिल होता है। राइबोसोमल बायोजेनेसिस के स्थल के रूप में भी इसे जाना जाता है। किसे? न्यूक्लियोलस को। न्यूक्लियोलस क्या होता है? एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस, ये मान लीजिए न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के सेंटर में ही एक और गोली आकृति छोटी सी पाई जाती है जिसमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता है। इसी को न्यूक्लियोलस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किसके नाम से जाना जाता है? न्यूक्लियोलस के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसमें rRNA का संश्लेषण होता है। अगला क्वेश्चन है, डैश इज नॉट फाउंड इन ऑलमोस्ट आर प्लांट सेल। इनमें से वो कौन सी चीज़ें हैं जो पादप कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है? क्या वो सेंट्रियोसोल है, लार्ज सेंटर वैक्यूल है, 70S राइबोसोम है, या 80S राइबोसोम? यूपीटीजीटी बायोलॉजी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन। तो आपको बता दें, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल जो है ये पादप प्लांट का यानी प्लांट सेल का 90% हिस्सा जो है वो कवर करती है। यानी प्लांट सेल में लगभग 90% हिस्से में ये वैक्यूल ही प्रेजेंट होता है। 70S और 80S ये दोनों यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों में ही पाए जाते हैं, या प्लांट सेल में पाया जाता है। सेंट्रियोल जो होता है ये प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है। सेंट्रियोल अगर प्लांट सेल में नहीं पाया जाता तो किस में पाया जाता है? जिसे तारकाय कहते हैं, या एनिमल सेल में पाया जाता है। किसमें? एनिमल सेल में पाया जाता है। कोशिका विज्ञान में सेंट्रियोल एक बेलनाकार कोशिकांग है जो ट्यूबुलिन नामक प्रोटीन से बना होता है। अगर पूछ लिया जाए सेंट्रियोल किससे बना होता है तो यह ट्यूबुलिन नामक एक प्रोटीन होता है, इससे बना होता है। अधिकांश यूकैरियोटिक कोशिकाओं में सेंट्रियोल यानी तारकाय मौजूद होता है। सेंट्रियोल करता क्या है? तो जब कोशिका का विभाजन हो रहा होता है, मान लीजिए ये कोशिका है, इसका जब विभाजन हो रहा होता है तो सेंट्रियोल जो है एक धागेनुमा संरचना बनाता है और कोशिका को 2 बराबर भागों में बांट देता है। यानी कि यह कोशिका विभाजन में भी महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। 1888 में टी बोवेरी नामक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस सेंट्रियोल की खोज की थी और यह ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना हुआ है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आई होप सो सारी चीज़ें आपको अच्छे से कंफर्म हो रही हैं। कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप क्लास में कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हिच सेल ऑर्गेनेल्स इज नॉट फाउंड इन प्लांट सेल। कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में नहीं पाया जाता? क्लोरोप्लास्ट, सेंट्रियोल, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या गोल्गी अपैरेटस। कौन सा है जो प्लांट सेल में नहीं पाया जाता? सेम क्वेश्चन अभी आप लोगों ने देखा यूपीटीजीटी बायोलॉजी में पूछा गया क्वेश्चन 2017 में, सेम वही क्वेश्चन आरपीएससी पीजीटी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन। इसीलिए मैं कह रही हूँ किसी भी स्टेट का पीजीटी हो हमेशा क्वेश्चन अपने आप में रिपीट होते हैं। पहले राजस्थान में पूछा गया और सेम उसी को 2017 में उत्तर प्रदेश में रिपीट कर दिया गया। इसका सही जवाब जो है ऑप्शन बी सेंट्रियोल है। सेंट्रियोल पादप सेल में नहीं पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? एनिमल सेल में पाया जाता है। सेंट्रियोल ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है। इसकी खोज 1888 में टी बोवेरी नामक साइंटिस्ट ने की थी। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंस इन प्लांट सेल। निम्नलिखित में से कौन सा पादप सेल प्लांट सेल में नहीं है? राजस्थान पीजीटी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा सा बदल दिया गया। इसका जो सही जवाब था वो क्या हो जाएगा? सेंट्रियोल। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द टेल ऑफ द स्पर्म मेड ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। शुक्राणु की पूंछ किसकी बनी होती है? शुक्राणु की पूंछ, ये देखिए आपके सामने एक शुक्राणु बना के दिखाया गया है। मैंने इसको बाद में ड्रॉ किया था आपको समझाने के लिए। शुक्राणु जो होता है ये थोड़ा सा गलत बन गया है। ये ऐसे बनता है, ये ऐसे ऐसे
ये इस भाग को हेड कहते हैं। उसके बाद ये मिडिल वाला भाग बनता है जिसे मिडिल लैमेला कहते हैं, और लास्ट में ये पूंछ वाला भाग बनता है जिसे टेल कहा जाता है, ठीक है। और इसी मिडिल वाले भाग में जो है यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह जो है वो देखने को मिलता है। पूछा जा रहा है कि इसकी पूंछ किससे बनी होती है, तो इसकी जो ये टेल वाला रीजन है ये माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बनी होती है। किससे बनी होती है? माइक्रोट्यूब्यूल से। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। इसका जो हेड वाला भाग है इसे हेड या एक्रोजोम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक्रोजोम भी कहा जाता है। और इसकी जो टेल होती है वो सूक्ष्म नलिका यानी माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बनी होती है। शुक्राणु जो होता है, स्पर्म जो होता है, ये हेड, मिडिल और टेल में विभाजित होता है। ये होता क्या है? तो यह मानव नर युग्मक है और शुक्राणु केंद्रक दो मुख्य कार्यों के लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहले शुक्राणु फ्लेजलम बनाता है और पूंछ की गतिशीलता और गति में मदद करता है। और दूसरा इसका कार्य क्या है? तो यह कार्य निषेचन के बाद भ्रूण के विकास में सहायता करता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा कि इसका जो टेल होता है वो माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बना होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए, यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि शुक्राणु के किस भाग में, स्पर्म के किस भाग में माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस वगैरह देखने को मिलता है, तो यह इसके मिडिल लैमेला में देखने को मिलता है, ठीक है, मध्य वाले भाग में देखने को मिलता है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो शुक्राणु होते हैं इसमें जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं उनकी संरचना कैसी होती है। तो ये 9+2 के अरेंजमेंट में होते हैं। किसमें? 9+2 के अरेंजमेंट में होते हैं। 9+2 अरेंजमेंट क्या होता है? ये मान लीजिए माइक्रोट्यूब्यूल्स जब बनता है एक गोलाकार संरचना होती है, इस पर 9 ऐसे डबलेट जो होते हैं, डबलेट ऐसे पाए जाते हैं। एक मिनट, बहुत बड़ा हो गया। ऐसे 9 डबलेट पाए जाते हैं, ए बी करके ऐसे 9 पाए जाते हैं ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ऐसे 9 डबलेट पाए जाते हैं। और बीच में दो जो होते हैं, जो दो सिंगल ट्यूब्यूल होते हैं जो एक कोर से जुड़े होते हैं, ठीक है। इसी को 9+2 अरेंजमेंट कहा जाता है, ठीक। इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, माइक्रोट्यूब्यूल से बने होते हैं। लेकिन जब ये टीजीटी बायोलॉजी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन था, तब इस समय आयोग ने इसका जवाब सेंट्रियोसोल माना था, जो बिल्कुल ही गलत है। इसकी जो पूंछ होती है वो माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बनी होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, the principal function of dash is packaging of material to deliver to the intracellular target or are secrete outside the cell। डैश का मुख्य कार्य द्रव को संवेशिष्ट एवं अंतःकोशिकीय लक्ष्य तक पहुंचाना या कोशिका के बाहर सरवण करना है। इनमें से किसका वो कार्य है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गोल्गी अपैरेटस, गोल्गी बॉडी, गोल्गी काय, ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल। इन सबको गोल्गी बॉडी के नाम से ही जाना जाता है। इन सभी का अलग अलग से नाम है। इसकी खोज 1897 में 1897 में कैमिलो गोल्गी के द्वारा की गई थी। 1998 में उन्हीं के नाम पे इसका जो नाम है वो गोल्गी अपैरेटस रख दिया गया, गोल्गी बॉडी रख दिया गया। इसका जो कार्य है ये द्रव को द्रव के पैकेजिंग में, मटेरियल पैकेजिंग में और डिलीवर करने में, और साथ ही साथ इंट्रासेलुलर टारगेट को, और साथ ही साथ सिक्रेशन, आउटसाइड सिक्रेशन यानी बाह्य स्रावण करने में भी इसका जो है मुख्य रोल होता है। किसका? गोल्गी अपैरेटस का। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक। ये प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता है, ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, जो प्रोटीन और लिपिड अणुओं के संशोधित करने और विशेष रूप से कोशिका से निर्यात किए जाने वाले प्रोटीन को संवेशित करने में मदद करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच सेल ऑर्गेनेल्स इज इन्वॉल्व विद डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग। कोशिका का कौन सा अंग ड्रग के डिटॉक्सिफिकेशन यानी विषहरणता में शामिल है। यानी कि कोशिका का कौन सा अंग है जो बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन करता है। जैसे पूरे बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन हमारा लीवर करता है, उसी तरह हमारे कोशिका में भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है जो डिटॉक्सिफिकेशन में महत्वपूर्ण रोल निभाता है। अगर पूछा जाए बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन कौन करता है तो लीवर करता है, और कोशिका को कौन करता है तो कोशिका का करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यह ट्यूबुलर संरचना एक नेटवर्क है जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के आउट ग्रोथ यानी कि ऊपरी मेम्ब्रेन को बनाता हुआ ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ इस तरह का संरचना होता है।
इस तरह का संरचना होता है। ये क्या करता है, ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है। जिस पार्ट पर राइबोसोम प्रेजेंट होता है उसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, और जिस पार्ट पर राइबोसोम नहीं प्रेजेंट होता उसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करता है, इसलिए इसे जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इसे प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है ये लिपिड का संश्लेषण करता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्वेडबर्ग यूनिट स्टैंड फॉर द मेजरमेंट ऑफ द फॉलोइंग। स्वेडबर्ग यूनिट निम्नलिखित में से किसके परिमापन से संबंधित है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लिक एसिड, फैटी एसिड या राइबोसोम। आप लोगों ने राइबोसोम को जब बांटा जाता है तो आप लोगों ने सुना होगा कि राइबोसोम जो होता है ये दो प्रकार का होता है, एक 70S, एक 80S। ये जो एस लास्ट में लगा इसी को स्वेडबर्ग यूनिट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वेडबर्ग यूनिट। ये जो है अपने आप में दो सब यूनिट में डिवाइड होते हैं। दो सब यूनिट में 70S जो अपने आप को दो सब यूनिट में डिवाइड करता है, एक करता है 50 और एक करता है 30। इसे भी एस एस लिखते हैं, इसी को स्वेडबर्ग यूनिट कहते हैं, या कि फिर सेडमेंटेशन कॉफिशिएंट कहते हैं। और ये जो अपने आप को डिवाइड करता है, एक 60 में और एक 40 में। ठीक है, तो स्वेडबर्ग की इकाई जो है यह राइबोसोम के माप के लिए निर्धारित की जाती है। इसको जो है स्वीडिश रसायन शास्त्री यानी स्वीडिश केमिस्ट्री के ज्ञाता एक लोग थे जिनका नाम था थियोडोर स्वेडबर्ग। उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया है, जिन्हें कोलाइड पर अपने कार्यों और अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूग के आविष्कार के लिए 1926 में रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त किया गया है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। स्वेडबर्ग किससे संबंधित है? राइबोसोम से। अगला क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल इनहेरिटेंस इज एग्जिबिटेड बाय द फॉलोइंग। अतिरिक्त गुणसूत्रीय वंशानुक्रम निम्नलिखित के द्वारा दर्शाई जाती है। लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या माइटोकॉन्ड्रिया। उत्तराखंड पीसीएस लेक्चर 2020 मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को ही पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है। यहीं पे ऊर्जा का निर्माण होता है। ऊर्जा यहीं पे एटीपी के रूप में जो है एकत्रित भी होती है, जो हमारे बॉडी को कार्य करने की क्षमता प्रदान करती है। जो एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल इनहेरिटेंस होता है, अतिरिक्त गुणसूत्र वंशानुक्रम होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यह साइटोप्लाज्म में मौजूद जो डीएनए होता है उसके द्वारा शासित वंशानुक्रम का एक गैर मेंडेलियन तरीका है, जिसे साइटोप्लाज्मिक आनुवंशिकी के यानी साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के रूप में जाना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया केंद्रक के अलावा एकमात्र अंग है जिसका अपना डीएनए होता है। देखिए, न्यूक्लियस में अपना डीएनए होता है, लेकिन इसके साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया में अपना डीएनए होता है। इसके साथ साथ एक और अंग है जो प्लांट में पाया जाता है, जिसे आप प्लास्टिड के नाम से जानते हैं, इसमें भी अपना डीएनए पाया जाता है। इसे जो है सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गन कहा जाता है, यानी कि ये जो अपने कार्य करने की क्षमता है ये अपने पास रखते हैं, इसीलिए इन्हें सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गन भी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म इनसाइड द सेल इज नोन एज। कोशिका में कोशिका द्रव्य के संचरण को क्या कहते हैं? उत्तराखंड पीसीएस लेक्चर 2020 में पूछा गया क्वेश्चन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, साइकोलिसिस। कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य की जो गति है उसको साइकोलिसिस कहा जाता है। इसे साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग भी कहा जाता है। साइकोलिसिस के अलावा इसका एक और नाम है, क्या है? साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग भी कहा जाता है। ये करता क्या है? यह प्रोटीन, जल और ऑक्सीजन के अंतःकोशिकीय परिवहन में मदद करता है। किसका किसका परिवहन करता है, यानी कि मूवमेंट करता है? तो यह प्रोटीन का करता है, वाटर का करता है और ऑक्सीजन का करता है। साइकोलिसिस मुख्य रूप से एक्टिन और मायोसिन नामक दो मोटर प्रोटीन की परस्पर क्रिया के कारण होता है। यह आमतौर पर बड़े पौधे और पशु कोशिकाओं में देखा जाता है। अगर पूछा जाए साइकोलिसिस की खोज पहली बार किसने की थी, तो 1830 में, 1830 में इसे पहली बार खोजा गया था। ठीक है, यहाँ पे चित्र के माध्यम से आप देख लीजिए। यहाँ पे स्ट्रीमिंग साइटोप्लाज्म, ये देखिए यहाँ पे जो है ये हो रहा है, यही जो ये मूवमेंट कर रहा है, ये जो मूवमेंट कर रहा है जल और प्रोटीन और इसके साथ साथ ऑक्सीजन के अणु, इसी को स्ट्रीमिंग साइटोप्लाज्म या SOL कहते हैं। ठीक है, 1880 में इसकी खोज हुई थी। अगला क्वेश्चन,
नॉन लिविंग सेल इज नोन एज टू बी विदाउट, कोशिका जीवित नहीं है किसके बिना, किसके बिना जो है वो कोशिका जीवित नहीं है, क्या वो क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या न्यूक्लियस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, न्यूक्लियस के बिना कोई भी कोशिका जो है वो जीवित नहीं है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम जो है 70S देखने को मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया देखने को नहीं मिलता, लेकिन न्यूक्लियस जो होता है ये भले ही अविकसित हो लेकिन देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस को ही कंट्रोल सेंटर कहा जाता है, मस्तिष्क कोशिका का दिमाग कहा जाता है। यह कोशिका को पूरी तरह से कंट्रोल करती है और इसके बिना कोई भी कोशिका जो है वो जीवित नहीं रह सकती है। कोशिका केंद्रक के बिना जीवित नहीं रह सकती क्योंकि केंद्रक कोशिका प्रक्रियाओं का नियंत्रण यानी कंट्रोल होता है। संरचनात्मक दृष्टि से अगर केंद्रक गहरे रंग का एवं असमान आकार का होता है, यानी कि इसका रंग कैसा होता है, डार्क होता है। इसकी खोज अगर डार्क में मान लीजिए ब्राउन कलर का होता है तो इसकी खोज आप याद कर लीजिएगा कि न्यूक्लियस की खोज जो है वो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा की गई थी। या कोशिका के आनुवांशिक पदार्थों का स्टोर करता है और रिप्रोडक्शन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, बिहार पीजीटी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। कोई भी एग्जाम पीजीटी लेवल का किसी भी स्टेट का हुआ हो, वहाँ से कोई भी क्वेश्चन हो, इस सेशन में आपका छूटेगा नहीं। अगर आप सारे अलग अलग से बिहार पीजीटी, यूपी पीसीएस, उत्तराखंड पीजीटी, बिहार यूपी पीजीटी करने बैठेंगे तो आपका बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। आपको बायोलॉजी के सारे क्वेश्चन टॉपिक वाइज एक ही क्लास में उपलब्ध कराए जा रहे हैं, तो आप इसे बहुत अच्छे से और बहुत ध्यानपूर्वक करके जाइएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। क्वेश्चन है, mitochondria are found in all prokaryotic cells, all eukaryotic cells, are bacterial cells, न्यूक्लियस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया जो वो प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाता, बैक्टीरियल सेल में भी नहीं पाया जाता। ये पाया कहाँ जाता है? जितने भी यूकैरियोटिक सेल होते हैं, चाहे वो एनिमल हो या प्लांट हो, सब में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। यह क्या करता है? तो इसका जो प्रमुख कार्य है वो एटीपी का निर्माण करना है, जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये कुछ डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल होता है। इसके पहले यानी कि जो इसका आउटर मेम्ब्रेन होता है ये तो इस तरह होता है, और जो इसका इनर मेम्ब्रेन होता है वो कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जिसे क्रिस्टी कहा जाता है। ठीक है, इसी पर ये जो इसका यहाँ पे आप देख लीजिए डायग्राम के माध्यम से, ये माइटोकॉन्ड्रिया का चित्र है। ये जो इसका पहला ये डबल मेम्ब्रेन होता है, कैसा होता है? डबल मेम्ब्रेन होता है। पहले मेम्ब्रेन ये आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं, और दूसरा मेम्ब्रेन जो इसका इनर मेम्ब्रेन होता है ये इस तरह से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जिसे क्रिस्टी कहा जाता है। और इसी क्रिस्टी पर ये आपको पार्टिकल दिखाई दे रहे हैं, ये पार्टिकल जिसे F1 पार्टिकल या ऑक्सीसोम के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं? इसी को F1 पार्टिकल या इसी को ऑक्सीसोम या F0 भी कहते हैं, F0 पार्टिकल भी कहा जाता है। ठीक है, गर्मी उत्पन्न करते और कोशिका वृद्धि मृत्यु में मध्यस्थता कराने में यह महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फेर्नांडीज मोरन कर्ड पाए जाते हैं। फेर्नांडीज मोरन कर्ड क्या है? वही F1 कर्ड, F0 कर्ड या फिर ऑक्सीसोम, इसी को फेर्नांडीज मोरन कर्ड कहा जाता है, क्योंकि इसकी खोज फेर्नांडीज मोरन के द्वारा किया गया था और यह माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसकी खोज की किसने थी? तो फेर्नांडीज मोरन नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसकी खोज की थी। यह माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक झिल्ली यानी इनर मेम्ब्रेन में पाया जाता है। इसे F0 कर्ड या F1 कर्ड या फिर ऑक्सीसोम के नाम से जाना जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन यूपी पीसीएस प्री 2008 में पूछा गया क्वेश्चन, द सेल ऑर्गेनेल्स नॉट प्रोसेसिंग अ मेम्ब्रेन इज, कोशिकांग जिसमें झिल्ली नहीं होती है। अब आपके दिमाग में आएगा हम पीसीएस के क्वेश्चन क्यों सॉल्व करें, तो आपको बता दें वो ऑर्गेनाइजेशन यूपीपीएससी जो पीसीएस का एग्ज़ाम देती है, वही ऑर्गेनाइजेशन आपका यूपीएलटी ग्रेड का भी एग्ज़ाम करवाती है। तो सिंपल सी बात है, आयोग अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर उठाएगा, इसलिए आपको जो है यूपी पीसीएस तक के लेवल, उत्तराखंड पीसीएस तक के लेवल को कवर करके रखना है। ठीक है, कोशिकांग जिसमें कोई भी झिल्ली नहीं पाई जाती, तो लाइसोसोम जो होता है इसमें झिल्ली पाई जाती है। अगर झिल्ली नहीं होगी तो इसमें जो होते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं, ये पूरी कोशिका को ही नष्ट कर देगा। गोल्गी बॉडी ये डबल मेम्ब्रेन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन होता है। बाकी राइबोसोम जो होता है इसमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है, कोई भी झिल्ली जो है वो नहीं पाई जाती है। राइबोसोम की खोज किसने की थी? तो राइबोसोम की खोज पैलाडे नामक वैज्ञानिक ने की थी। कब की थी? 1955 में की थी। कब की थी? 1955 में की थी। किसने की थी? पैलाडे नामक वैज्ञानिक ने की थी। ये डमरू की आकृति या लगभग गोलाकार जो होते हैं और इसमें राइबोन्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक,
राइबोसोम कार्य क्या करता है? तो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, श्रावी कोशिकाओं में प्रचुर मात्रा में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इंगित होता है। सिक्रेटरी सेल्स हैविंग एडॉप्शन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इंडिकेट प्रोटीन सिक्रेशन, कार्बोहाइड्रेट सिक्रेशन, हार्मोन सिक्रेशन या लिपिड सिक्रेशन। पूछा जा रहा है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य क्या है। तो अभी हम लोगों ने देखा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस करता है, प्रोटीन सिक्रेशन करता है, लेकिन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ये लिपिड का सिक्रेशन करता है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या स्रावी कोशिकाओं में प्रचुर मात्रा में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड स्राव इंगित करता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक महीन डिस्क तथा ट्यूबुलर झिल्ली पुटिकाओं का जाल है। ये यूकैरियोटिक कोशिका के कोशिका द्रव्य के भीतर एक निरंतर झिल्ली अंग का हिस्सा है। यह कोलेस्ट्रॉल और फास्फोलिपिड सहित लिपिड के संश्लेषण और भंडारण में भी शामिल है। अगर पूछा जाए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में किसका भंडारण होता है, तो इसमें कोलेस्ट्रॉल और फास्फोलिपिड का भंडारण होता है। यह क्वेश्चन आपको बिहार पीजीटी में देखने को मिला था कि कोलेस्ट्रॉल का भंडारण कहाँ पे होता है। तो कोलेस्ट्रॉल और फास्फोलिपिड का भंडारण इसी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन, द न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम क्या है? सराउंडिंग न्यूक्लियर पोर है, हैज़ ओनली डीएनए एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन है, इज फुली रिस्पॉन्सिबल ऑफ पैकेजिंग डीएनए इनटू क्रोमोसोम है, या कंटेनिंग अ कोर ऑफ हिस्टोन विद डीएनए वार्प्ड अराउंड इज। हिस्टोन का एक कोर जो डीएनए के साथ लिपटा होता है, इसी को न्यूक्लियोसोम कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। न्यूक्लियोसोम क्रोमेटिन का सबसे छोटा संरचनात्मक घटक है जो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के बीच पारस्परिक क्रिया के माध्यम से उत्पन्न होता है। न्यूक्लियोसोम स्पष्ट रूप से केंद्रक में डीएनए के समग्र लंबाई को कम करने के लिए कार्य करता है। ये क्रोमेटिन को व्यवस्थित करने में भी मदद करता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे आप डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे देखिए, ये आपका न्यूक्लियस हो गया, ये वाला देखिए ये आपका सेल हो गया, सेल के अंदर हो गया न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर हो गया न्यूक्लोलस। इसी न्यूक्लोलस को जब आप खींच के एक बड़ा करेंगे, ऐसे बड़ा करेंगे, तो आप देख पा रहे हैं बीच बीच में ये वाली जो संरचना है ये न्यूक्लियोसोम कहलाती है। ठीक है, ये कार्य क्या करती है? तो ये डीएनए की लंबाई को रोकने में मदद करती है। अगला क्वेश्चन, द सेल ऑर्गेनेल्स व्हिच इज रिच इन हाइड्रोलिटिक एंजाइम इज कॉल्ड। कोशिकांग जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम से समृद्ध होता है वो क्या कौन सा है? केंद्रक, राइबोसोम, गोल्गी बॉडी या लाइसोसोम। इसका सही जवाब हो जाएगा। ये देखिए 2 बार पूछा गया क्वेश्चन है, एक यूपी पीसीएस प्री 1997 में और फिर उसके बाद 2001 में, दोनों में पूछा गया क्वेश्चन। इसका सही जवाब ऑप्शन डी लाइसोसोम। लाइसोसोम में जो है हाइड्रोलिटिक एंजाइम मौजूद होता है। यह एक विनाशकारी एंजाइम है। जब कोई भी सेल हमारे शरीर में खराब हो जाता है या कोई भी अनवांछित बैक्टीरिया वायरस हमारे शरीर के कोशिकांगों में पहुंच जाता है, उनको हटाने, अवशोषित करने और पचाने का कार्य यह लाइसोसोम करता है। लाइसोसोम सभी प्रकार के जैविक पॉलीमर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड और लिपिड को भी तोड़ने में सक्षम होता है। ठीक, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसे सुसाइडल बैग के नाम से भी जाना जाता है। लाइसोसोम को सुसाइडल बैग के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि लाइसोसोम में अधिक मात्रा हाइड्रोक्लोरिक एंजाइम की होती है और कभी कभी ये इसका जो मेम्ब्रेन होता है वो फट जाता है और यह अपने आसपास के सभी कोशिकांगों का भक्षण कर लेता है, इसलिए इसे सुसाइडल बैग के नाम से भी जाना जाता है। वही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन पीजीटी बायोलॉजी 2004 में पूछा गया क्वेश्चन, और यही क्वेश्चन अभी मैंने आपको दिखाया था यूपी पीसीएस 1997 में, 2001 में 2 बार पूछा गया था, और उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पीजीटी बायोलॉजी 2004 में पूछ लिया। इसी तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपने आप को रिपीट करता है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, लाइसोसोम में हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें हाइड्रोलेजेस होते हैं? सेम क्वेश्चन यूपी पीसीएस प्री 2010 में, लाइसोसोम में हाइड्रोलेजेस होते हैं, इसे सुसाइडल बैग के नाम से जाना जाता है। प्रोटीएजेस, फैटीएजेस आर इसमें शामिल होते हैं। कई प्रकार के एंजाइम होते हैं जैसे प्रोटीएजेस, फैटीएजेस, इन्हीं को मिलाकर हाइड्रोलेजेस एंजाइम बनता है। ये कार्य क्या करते हैं? तो ये जो होते हैं ये सक्रिय होकर कोशिका के विभिन्न पदार्थों का विघटन करते हैं और कोशिका के विखंडित हो जाते हैं। इसी कारण लाइसोसोम को आत्मघाती थैली या सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। ठीक,
गोल्गी बॉडी को ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। सुसाइडल बैग के नाम से किसे जाना जाता है? लाइसोसोम को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, ऑटोफेजिक वैक्यूल्स होते हैं लाइसोसोम, राइबोसोम, सेंट्रोसोम या माइक्रोसोम। ऑटोफेजिक वैक्यूल्स क्या होता है? ऑटोफेजिक वैक्यूल्स यानी कि ऑटोफेजी, ऑटो मतलब होता है खुद को और फेजी मतलब होता है खाना, खुद का भक्षण करना। ये ऑटोफैगोसाइटोसिस से मिलकर बना हुआ है या एक ग्रीक शब्द है। ऑटो मतलब होता है सेल्फ और फैजिन का मतलब होता है ईट, यानी खुद का भक्षण करना, खुद को खा लेना, जिसका अर्थ होता है। ठीक है, तो खुद को कौन खाता है? ये लाइसोसोम ही तो खुद को खाता है। क्वेश्चन वही, पूछने का तरीका थोड़ा अलग। देख लीजिए, एक्सप्लेनेशन अगर आप अच्छे से सुनते हैं तो भी आपके क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, ऑटोफेजिक वैक्यूल्स कौन सा है? लाइसोसोम है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एंजाइम परमानेंट इज लाइसोसोम आर। लाइसोसोम में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो मैंने आपको बहुत बार एक्सप्लेनेशन में बताया कि लाइसोसोम में हाइड्रोलाइसिस एंजाइम पाए जाते हैं, जिसे हाइड्रोलिटिक एंजाइम के नाम से भी जाना जाता है। इसे ऑटोफेजिक वैक्यूल्स भी कहा जाता है, इसे सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, कोशिका को आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? सेम क्वेश्चन, उत्तराखंड एसएससी एलटी साइंस में पूछा गया क्वेश्चन कि आत्मघाती थैली या सुसाइडल बैग के नाम से किसे जाना जाता है? लाइसोसोम को। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। लाइसोसोम किसके द्वारा उत्पन्न होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोसोल, प्लाज्मा झिल्ली या गोल्गी apparatus। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लाइसोसोम का निर्माण किसके कारण होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, गोल्गी apparatus के द्वारा। जो ईआर सिस्टम होता है, जिसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिस्टम कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिस्टम जो होता है ये न्यूक्लियस के अपर पार्ट यानी कि आउटर मेम्ब्रेन का निर्माण करता है। ये मान लीजिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिस्टम है, ये न्यूक्लियस के अपर पार्ट का निर्माण करेगा और उसके बाद ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिस्टम बनाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर बनाएगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर अपने आप को एक वैक्यूल्स के रूप में तोड़ता है जो गोल्गी बॉडी का निर्माण करता है। गोल्गी बॉडी ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह संरचना होती है, कुछ इस तरह से होती है, और ये जो है अपने आप से एक वेसिकल्स निकालती है जो लाइसोसोम का कार्य करता है। यानी कि लाइसोसोम जो है ये गोल्गी तंत्र का एक हिस्सा है। गोल्गी तंत्र का जो उभरा वाला भाग होता है, इसी से अलग होकर लाइसोसोम बनता है और लाइसोसोम कोशिका के पाचन तंत्र के रूप में कार्य करता है। ठीक, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वन ऑफ द फॉलोइंग व्हिच सेल ऑर्गेनेल्स इज हिब्रिड पॉलीमरिज्म। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग बहुरूपता को दर्शाता है? न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम या राइबोसोम। पीजीटी बायोलॉजी 2005 में पूछा गया क्वेश्चन। इसके साथ साथ यूपीपीएससी प्री 2007 में पूछा गया क्वेश्चन। कौन सा है जो बहुरूपता को दर्शाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लाइसोसोम। लाइसोसोम अनेक रूप में पाए जाते हैं और इस लक्षण को लाइसोसोम की बहुरूपता कहा जाता है। यह 4 प्रकार के होते हैं: प्राथमिक लाइसोसोम, प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम, रेजिडुअल बॉडी और ऑटोफैगस राइजोसोम। ठीक, इसी को इसका बहुरूपता कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कोशिका में सबसे स्थिर आरएनए होता है। कोशिका में सबसे स्थिर आरएनए कौन सा होता है? आरआरएनए, एसआरएनए, टीआरएनए या एमआरएनए। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, आरआरएनए। आरआरएनए जिसे राइबोसोमल आरएनए कहा जाता है, यह प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है और यह सबसे स्थिर आरएनए होता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, न्यूक्लियस एज अ बेसिक ऑफ हेरिडिटी वाज डिस्कवर्ड बाय। आनुवांशिकता के आधार के रूप में केंद्रक की खोज किसके द्वारा की गई? टीएच मॉर्गन, हर्डविंग, टीएच हेक्सले या रसेल वेसल। आनुवांशिकता के आधार पर केंद्रक की खोज किसने की, किसके द्वारा की गई? देखिए, केंद्रक की जो खोज है, न्यूक्लियस की जो खोज है, वो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा की गई। लेकिन पूछा जा रहा आनुवांशिकता के आधार पर किसके द्वारा की गई, तो हर्डविंग नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1885 में आनुवांशिकता के आधार पर न्यूक्लियस की खोज की थी। इसके पहले ना, बाद में इसी न्यूक्लियस को न्यूक्लिक एसिड कहा गया। क्यों? क्योंकि ये जो आनुवांशिक पदार्थ न्यूक्लियस में पाया जाता है, ये न्यूक्लिक एसिड का कार्य, ये न्यूक्लिक एसिड है, इसी को न्यूक्लिक एसिड कहा गया। न्यूक्लियस की खोज 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। उसके बाद आनुवांशिकता के आधार पर न्यूक्लियस की खोज हर्डविंग ने की और आगे चलकर इसी न्यूक्लियस, जो इन्होंने आनुवांशिक न्यूक्लियस कहा, इसी को न्यूक्लिक एसिड के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, न्यूक्लियस जो है ये ना केवल निषेचन के लिए बल्कि वंशानुगत विशेषताओं के संचरण के लिए भी जिम्मेदार है।
इसकी खोज 1885 में हर्डविग ने की। अगर पूछा जाए न्यूक्लिक एसिड की खोज किसने की, तो भी यही सही जवाब हो जाएगा, हर्डविग ने। ठीक, अगला क्वेश्चन, माइक्रोट्यूब्यूल्स आर मेड अप। माइक्रोट्यूब्यूल्स किसके बने होते हैं? तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में, तो हमने आपको बताया था माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं ये 9+2 अरेंजमेंट में होते हैं, और ये जो होते हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं। किसके? ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं। मैंने आपको बताया था ना, आई होप सो आप लोग को याद होगा। ये सूक्ष्म नलिकाएं विभिन्न कार्यों में शामिल होते हैं, जैसे माइटोटिक स्पिंडल की असेंबली करते हैं, कोशिकाओं के विभाजन करने में मदद करते हैं, और न्यूरॉन्स के अक्षतंतु विस्तार में भी शामिल होते हैं। और ये किसके बने होते हैं? ये ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक, आई होप सो क्लास आप लोग को अच्छा लगा होगा। आगे की वीडियो हम अभी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए क्लास आपको कैसा लगा। थैंक यू।